हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रयोजन मूलक हिंदी का पार्ट 2 देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 5 है जो कि झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए है। इससे पहले मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देख लेंगे, तभी आप इस वीडियो पे आएंगे। इससे पहले मैंने जो हिंदी हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें भाषा की विभिन्न रूप, जो भाषा विज्ञान है, हिंदी साहित्य सिद्धांत है और पाश्चात्य साहित्य जो सिद्धांत है, और ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो ये जो पार्ट 1 है इसको मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। इसमें कुछ चीज़ें बची हुई है जो मैं बाद में करूँगा। लगभग मैंने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो इन सारे वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोज़ को पहले आप देख लोगे। सारे वीडियोस को आप एक जगह देख सकते हो। जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लगभग अभी तक मैंने यहाँ पे 20 से 21 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेक करें, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी पेपर 2 में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो पहला वीडियो था उसमें हमने इसकी जो प्रयोजन मूलक जो हिंदी थी, इसकी अवधारणा और इसकी जो प्रशासनिक हिंदी थी, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज जो हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम प्रशासनिक जो पत्राचार है, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण और प्रतिवेदन, इन सब चीज़ों को देखेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने अभी तक कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जो कहानियाँ, जितने भी नाटक हैं, उपन्यास हैं, सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे अब सेंड कर दिया है। तो आप इनको डाउनलोड कर यहाँ से पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो इसे आप टाइप करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम जो सामाजिक पत्राचार होता है उसके बारे में देखते हैं कि सामाजिक एक पत्राचार क्या है। तो वैसे पत्र जिसका दैनिक जीवन व्यवहार में जो यूज होता है उसे ही सामाजिक पत्राचार कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारे पत्राचार आते हैं, जैसे कि संबंधियों को आप पत्र लिखते हो, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र या विविध पत्र। आजकल ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही है क्योंकि इनका जो स्थान जो है वो सोशल मीडिया ने ग्रहण कर लिया है। एक सभ्य समाज के लिए जो पत्र लेखन है वो एक कलात्मक देन होती है, जो कि पहले काफ़ी यूज होती थी, लेकिन आजकल इसका जो स्थान है वो सोशल मीडिया लेते चला जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें सबसे जो एक सामाजिक जो पत्राचार होता है उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें सौजन्य हो, सहृदयता हो और शिष्टता हो। आप में इसमें शिष्टता दिखनी चाहिए जब आप पत्र लिखें, उसमें सहृदयता दिखनी चाहिए। ठीक है, सहृदय मतलब होता है तो जो पाठक होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें सौजन्य दिखना चाहिए, आपका जो क्या सौजन्य है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तभी वो जो प्रभाव डाल पाता है हृदय पे, जो पाठक होता है उसके हृदय पे प्रभाव डाल पाता है। तो ये सामाजिक पत्राचार है। पत्र लेखन के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जिनको आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले पत्र लेखन के लिए आपको जो अपनी बाईं ओर है वो प्रेषक का पता और दिनांक डाला हुआ होना चाहिए। ये आप जानते होंगे, पहले जो होता था वो दाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन अभी जो है वो बाईं ओर लिखा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बाईं ओर लिखा जाता है, वहाँ पे प्रेषक मतलब जो लिख रहा है, ठीक है, उसका पता होना चाहिए और उसका दिनांक होना चाहिए। तो ये आपको बाईं ओर लिखनी है। उसके बाद जिसके पास आप पत्र लिखे जा रहे हैं उसे प्रेषिती कहा जाता है। प्रति संबंध के अनुसार, जो आपका जो संबंध है उसके अनुसार आप समुचित अभिवादन कर सकते हो। जैसे वो आपके पिताजी हो तो उसके लिए आप अभिवादन कर सकते हो, जो स्मरणीय पिताजी, ऐसा करके कुछ कर सकते हो। प्रेषक जो कि पुल्लिंग हो जाएगा और प्रेषिती जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके प्रति आपके जो संबंध है उसी के अनुसार आपका जो अभिवादन है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। संबोधन में आत्मीयता और व्यवहारिकता की जानकारी होती है। ठीक है, इसके बाद अपनी यथा स्थिति से अवगत कराते हुए अनुच्छेद की प्रपाटी में कई अनुच्छेद में अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले तो आपको राइट साइड में, यदि आपका ये पत्र है तो सबसे पहले ये राइट साइड में आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जिसके पास आप भेज रहे हो, ठीक है, तो उसके अनुसार जो संबंध है उसको आप लिखोगे। और उसके बाद जो यथा स्थिति से अवगत कराते हुए, अपनी जो स्थिति है उससे अवगत कराते हुए कई सारे अनुच्छेदों में, मतलब कई सारे पैराग्राफों में आप उसको लिखोगे। ठीक है, जहाँ प्रेषक का कोई कष्ट ना हो,
ऐसी भाषा का आप प्रयोग करोगे कि जिससे प्रेषक को कोई कष्ट ना हो, उसको कोई दुख ना पहुंचे। यदि आपने ऐसी कोई बातें कह दी हैं तो उसके लिए क्षमा याचना भी आपको करनी होगी। तो ये कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हम देख ले रहे हैं बस। पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? तो पता और दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन की शब्दावली, ये पूछा जाएगा। शब्दावली आपसे पूछा जाएगा कि जो महिला है उसके लिए कौन सा शब्दावली यूज करते हैं, तो ये सब हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। ठीक है। पत्र की सामग्री या क्लेवर, जो पत्र की सामग्री होते हैं, पहले तो आप यहाँ पे जो लिखते हो ऊपर में, उसके बाद जो मेन जो बॉडी पार्ट होता है पत्र के, जिसे क्लेवर कहते हैं, ये होता है पत्र समाप्ति या निष्कर्ष। उसके बाद जो अपना परिचय सह पत्र, मतलब लास्ट में आप बाईं साइड ही लिखेंगे, उसमें आपका अपना परिचय और उसका बाद अपना पत्र लिखेंगे। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि जो औपचारिक जो अनौपचारिक पत्र प्रारूप जो होता है वो कैसा होता है। तो प्रेषक का यहाँ पे नाम होता है। ठीक है। प्रेषक का दिनांक, नाम, पता यह हो गया। ठीक है। उसके बाद आप संबोधन, किसको पत्र लिख रहे हो तो उसके अनुसार आपका संबोधन होना चाहिए। उसके बाद आप अभिवादन करें। उसके बाद आप कई सारे अनुच्छेदों, मतलब पैराग्राफ में आप लिख दो। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद में आप समाप्ति लिखेंगे। पहला अनुच्छेद में यथा स्थिति से आप अवगत कराएंगे। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद में आप विषय वस्तु, जिसके बारे में आपको पत्र लिखना है, उस पर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। ठीक है। उसके बाद जो प्रेषक है उसका नाम, मतलब आप लिख रहे हो तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि आप स्कूल में जब लिखते होगे पत्र, तो उसका एक जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ सेवा में प्रधानाध्यापक, उसके बाद विद्यालय का नाम, पता लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, महोदय, मतलब ये संबोधन हो गया। ठीक है। और उसके बाद पत्र का विस्तार एवं मुख्य वस्तु जो होता है बॉडी पार्ट। उसके बाद लास्ट अनुच्छेद जो होता है वो समापन कहलाता है। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन आप करेंगे। उसके बाद जो कुछ लिखा जाता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा वर्ग, अनुक्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। तो इस तरह से पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो पहला है प्रशासकीय पत्र। ठीक है। प्रशासकीय पत्र क्या होता है? तो जब एक सरकार दूसरी राज्य सरकार से, अर्थात भारत सरकार किसी राज्य सरकार को, या फिर सरकार द्वारा विदेशी सरकारों या फिर राजदूतों या स्वदेश के किसी भी कार्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लिखा गया पत्र, एक राज्य दूसरे राज्य सरकार को अपने के संबंध या फिर अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विभागों, सरकारी संगठनों, संस्थाओं, बैंक, कर्मचारी संघ तथा सामान्य जनता विभिन्न विषयों पर पत्र लिखती है अथवा उत्तर देती है, तथा उन्हें सरकारी एवं प्रशासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है। जब सरकार जो लेटर लिखने का जब एक दूसरे से वार्तालाप जब लेटर के अनुसार होता है तो उसे ही प्रशासकीय पत्र कहा जाता है। हमने इसका डेफिनेशन देख लिया। जो पत्र का जो कच्चा रूप होता है उसे आलेख या मसौदा कहते हैं। ठीक है। आलेख या मसौदा तैयार करना कहते हैं, जिसको तैयार कौन करता है? तो ये जो सहायक एवं विशिष्ट लिपिक होता है वही इसे तैयार करता है। ठीक है। तो जो प्रारूपण होता है इसे हमको पढ़ना है, ये प्रारूपण कहलाता है। मसौदा जो होता है वो प्रारूपण कहलाता है। इसे भी हमको अलग टॉपिक में पढ़ना है। तो ये प्रशासकीय पत्र का डेफिनेशन हुआ। पत्राचार का अर्थ क्या होता है? ठीक है। पत्र एक दूसरे से हम भेजेंगे, इसका अर्थ क्या हो गया? तो जो पत्राचार है वो उसका अर्थ हो कि निजी व्यवहार और व्यावसायिक तथा परस्कीय कार्यों के लिए पत्राचार जो है वो अवश्य ही नहीं, यह अनिवार्य माध्यम रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त पत्रों की रचना, प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की अपनी शिष्ट परंपरा एवं पद्धति होती है। जो आप प्रशासनिक पत्राचार लिखते हो तो इसकी एक परंपरा, एक शैली होती है। सामान्यतः जो संस्कृति, जो सरकारी पत्र जो होता है वो उसमें विशिष्ट ढर्रे चलते हैं, विशिष्ट शैली चलती है, उसमें विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उनमें कोई भावों का स्थान नहीं होता है, ना ही इसकी कोई स्वतंत्र शैली होती है। इसमें एक फिक्स जो शैली होती है, फिक्स शब्द होते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कार्यालय जो पद्धति है इसमें बदलाव आना जरूरी था। अतः जो प्रशासकीय पत्र लिखने के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप प्रशासकीय पत्र लिखेंगे तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रशासकीय पत्र की कौन कौन सी विशेषता होती हैं। तो इसमें सरलता होनी चाहिए, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है। संक्षिप्त में आप शब्द लिखें, इसमें शिष्टता होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है। प्रभाव, उत्पादकता, मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाला इसमें गुण होना चाहिए। विशिष्ट पूर्ण भाषा शैली होनी चाहिए। तो ये जो कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है।
सरलता का यहाँ पे अर्थ समझाया गया है कि सरलता मतलब कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा ना करें कि आप जो शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि वो अस्पष्ट हो, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब फालतू में आप शब्दों को जोड़कर उसे बड़ा नहीं करें, ठीक है। उसमें जो शब्द होने चाहिए वो संक्षिप्त होने चाहिए, क्योंकि वो इतने जो व्यक्ति होते हैं, उतने जो कार्यालय में जो कार्यरत होते हैं वो पूरे पेपर लेटर को नहीं पढ़ते हैं, तो आप उसमें संक्षिप्तता करें तो ये बेटर होगा। उसके बाद उसमें शिष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। उसमें विनम्रता पूर्वक जो बातें हैं वो आपको कहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद प्रभाव उत्पादकता उसमें होनी चाहिए, मतलब कि उस जो पत्र लिखें उस पर प्रभाव पड़े, उसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाला गुण होना चाहिए। तो ये गुण कुछ होने चाहिए जो सरकारी पत्राचार है, जो प्रशासनिक पत्राचार है उसमें होने चाहिए। वैशिष्टपूर्ण भाषा शैली होनी चाहिए, मतलब जो पत्राचार की भाषा शैली है वो साहित्यिक जो भाषा शैली होता है उसमें अंतर होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। जो सरकारी पत्राचार में जो साहित्य से संबंध, मुहावरे, कहावतें तथा शेर व शायरी, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मैंने बताया कि इसमें एक विशिष्ट शब्दावली होती है जो फिक्स्ड होती है, उन्हीं चीज़ों को याद ये जो उपयोग किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने वाले विविध पत्र निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पत्र या सरकारी पत्र, मतलब इसी के अंतर्गत पावती, अंतरिम तथा स्मरण पत्र भी आते हैं। जो पत्र होते हैं, स्मरण पत्र और जो पावती, अंतरिम उत्तर होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रशासनिक पत्राचार के अंतर्गत। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, पंजीकरण, अधिसूचना, संकल्पन, प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोटिस, तार सेवी भ्रामा, उसके बाद अंतर विभागीय टिप्पणी। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये प्रशासनिक पत्राचार के अंतर्गत आती हैं। इन सभी पत्रों की भाषा जो होती है वो भाषा जो होती है, जो प्रयोग उसमें विशेषताएं होती है, इसलिए जिस संदर्भ में कार्यालय आदेशों का प्रयोग होता है उसमें कार्यालय ज्ञापनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रशासनिक जो प्रत्येक प्रशासनिक पत्र होते हैं इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो प्रारूपण भाग होता है और दूसरा जो भाग होता है वो कलेवर भाग होता है, ठीक है। प्रारूपण भाग में पत्र की संस्था, भेजने वाले कार्यालय का नाम, स्थान, तारीख, प्रेषक प्रेषित का विषय, संबोधन अधोलेखित होता है, ठीक है। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे प्रारूपण भाग बोलते हैं और दूसरा जो होता है वो कलेवर भाग बोलते हैं। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें दो भाग हैं, एक प्रारूपण, एक कलेवर। तो जो कलेवर होता है वो मेन अनुच्छेद होता है, इसमें मेन पैराग्राफ होता है, और जो प्रारूपण होता है इसमें आप जो प्रेषक है उसका नाम लिखोगे, भेजने वाले का पता लिखोगे, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा था जो पत्राचार से, प्रशासनिक जो पत्राचार है उससे संबंधित हमने जो चीज़ें थी उनको देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम MCQ देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको जो क्लियर होती चली जाएंगी। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है संक्षेपण को देखेंगे, जिसे इंग्लिश में प्रीसिज कहा जाता है। तो संक्षेपण का सीधा सा अर्थ होता है कि किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, व्यक्त, प्रवक्त, व्यवहार या फिर लेख के तथ्यों, निर्देशों, ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक जो बातें होते हैं उनका त्याग कर सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल्य तथ्यों को प्रवाह पूर्ण संक्षिप्त करना जो होता है वो संक्षिप्त संकलन कहलाता है। यदि सीधी अर्थों में बात करें कि संक्षेपण क्या है, तो एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है 300 शब्दों का, तो उसको आप 100 शब्दों में यदि कर देते हो, उसकी मूल भावनाओं को बिना आघात किए हुए, उसकी जो मूल भावना है वो उसमें रहनी चाहिए, तो वो संक्षेपण कहलाता है। मतलब एक पैराग्राफ को छोटा करना, ठीक है। तो यही संक्षेपण कहलाता है, प्रीसिज कहलाता है, ठीक है। तो प्रीसिज जो करने के कई सारे जो संक्षेपण जो होता है ये एक मानसिक परीक्षण है। ये आप याद रखोगे, MCQ में आ सकता है। मानसिक परीक्षण है, यह मानसिक व्यायाम है
ठीक है। इसके कुछ गुण होते हैं जिसमें जैसे संक्षेपण आप लिखते हो तो इसमें पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप संक्षेपण लिख दिए और उसमें जो मूल भाव जो था पैसेज का वो आप हट जाए, वो अनुच्छेद का जो मूल भाव था वो हट जाए, वो नहीं होना चाहिए। उसमें पूर्णता होनी चाहिए। जो अनुच्छेद है, जो पैसेज है, उसका हर भाव आपके जो प्रीसिज है, जो संक्षेपण है उसमें दिखना चाहिए। उसके बाद संक्षिप्तता उसमें होनी चाहिए, ठीक है, वो संक्षिप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ आपका 300 शब्दों का है और आप जो प्रीसिज लिख रहे हो वो आप लिख दे रहे हो कि 280 शब्द का है, तो ऐसा थोड़ी, ये प्रीसिज थोड़ी करेगा, या संक्षेपण नहीं करेगा। इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। उसके बाद उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो बातों को घुमा फिरा कर करते चलें, ऐसा नहीं हो। संक्षेपण का यूज इसीलिए होता है कि हमारा समय बच सके, ठीक है। हम पूरा पैराग्राफ ना पढ़कर एक छोटा सा उसका समरी पढ़ लें और हमें पूरा पैराग्राफ का मतलब उसका ज्ञान हो जाए, तो इसीलिए उसमें स्पष्टता भी होनी जरूरी है। उसके बाद भाषा जो होता है वो सरल यूज करें और शुद्धता तो आवश्यक होती ही है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए एक संक्षेपण में। संक्षेपण जो करते समय उसमें पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा की सरलता होनी चाहिए और उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके भी दे दिया और मैंने एक्सप्लेन भी इसको कर दिया है। संक्षेपण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, तो संक्षेपण करना अथवा सार लिखने की जो कला होती है वो संक्षेपण के सुचारू रूप तैयार करने और उसे आदर्श बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो संक्षेपण यदि आपको करना है किसी चीज़ को, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो संक्षेपण करते समय सबसे पहले आपको करना है कि मूल जो अनुच्छेद होता है, जो मूल जो पैराग्राफ होता है, उसके विषय वस्तु को आप 3 से 4 बार पढ़िए। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसका जो मूल भावार्थ है उसको समझ लेना चाहिए, तभी उसका जो सार आप आसानी से लिख सकते हो, अन्यथा उसका सार आप आसानी से नहीं लिख सकते हो। तो मूल अनुच्छेद को सबसे पहले 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए और उसका जो भाव है उसको ग्रहण करना चाहिए। मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य आते हैं उनको, विचारों को आप रेखांकित कर लीजिए, मतलब अंडरलाइन उनको कर लिया जाना चाहिए। और यदि आपको मतलब 300 शब्दों का एक अनुच्छेद है, एक पैराग्राफ है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लिए। तो अंडरलाइन करने के बाद मान लिया कि आपको 50 जो शब्द हैं वो आपको अंडरलाइन कर लिए आप, इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं 50 शब्दों से आप पैराग्राफ बनाकर 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिख सकते हो, एक प्रीसिज लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद को 1/3 संक्षेपण करना होता है। सामान्यतः जो संक्षेपण होता है वो 1/3 होता है। तो एमसीक्यू के लिए आप याद रखें कि यदि आपसे पूछ दे कि संक्षेपण कितने में होता है, तो सामान्यतः वो 1/3 होता है, ठीक है। इसमें संक्षेपण को अपनी ओर से कोई जो शब्द होता है, तर्क वितर्क, इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता है। जो भी पैसेज में भाव दिया गया है उसी भाव को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अपनी ओर से कुछ आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद 1/3 संक्षेपण करना होता है और इसमें कोई अपनी ओर से तो लिखना नहीं होता। संक्षेपण का अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है। जो ड्राफ्टिंग है, इसका जो प्रारूपण है वो तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप स्टार्टिंग में ही लिखना स्टार्ट कर दें एक संक्षेपण, नहीं। उसके लिए पहले आप एक रफ तैयार करें, उसमें आप पॉइंट्सों को हाईलाइट कर रखें। उसके बाद उसका जो मेन रूप है वो इसको आप मेन जो आपके पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए तब आप उसका मेन रूप तैयार करें। तो ये संक्षेपण लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लेखित कहावतें, मुहावरे जो होती हैं, इन सब को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक ही जो शब्द हैं वो ज़्यादा इसमें शब्द आ जाते हैं। तो इसीलिए इनको हटाकर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। संक्षेपण की कई सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं जो होती है वो विषय वस्तु के मूल भाव की संक्षिप्त सरल अभिव्यक्ति संक्षेपण या सार लेखन में मुख्य विशेषता इसकी है। सबसे बड़ी यही विशेषता होती है संक्षेपण की, ठीक है। मूल अनुच्छेद में व्यक्त या निरूपित मुख्य विचारों का भाव के क्रमबद्ध स्थापन संक्षेपण की दूसरी विशेषता है, ठीक है। तो एक ही विशेषताओं को आप यहाँ पे मतलब कि एलोबरेट करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो संक्षेपण का सीधा सा अर्थ होता है कि हमें समय बचाने के लिए हमें चीज़ों को मतलब कि पूरा नहीं पढ़ना होता है। एक पैराग्राफ 300 का दे दिया तो हमें ये थोड़ी पढ़ना है। जैसे उच्च न्यायालय में जैसे कि जज हैं, जज न्यायाधीश हैं कोई, उनको चीज़ें पढ़नी है, उनको केस का आपको रिपोर्ट देना है। तो आप क्या करिएगा, यदि आप जज के असिस्टेंट हो तो आपको करना है कि आप पूरा पैसेज तो उनको दे नहीं सकते हो कि पूरा केस का ये फाइल है,
नहीं, उसका जो रिपोर्ट है, जो संक्षेपण है, उसका जो प्रीसिज है वो आप उनको दोगे कि आज की जो हियरिंग है इसमें फलना फलना चीज़ें हुई हैं, इनको एक पॉइंट वाइज में आप इसका संक्षेपण करके दे दोगे तो ये उनके लिए आसानी होगी। तो ये संक्षेपण की विशेषताएं होती है, ठीक है। तो संक्षेपण के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। आप संक्षेपण को जो PDF है उससे आप इसे पढ़ भी सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टिप्पणी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो टिप्पणी। तो कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार करने हेतु पत्राचार के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो वार्तालाप करने के लिए, पत्राचार करने के लिए, तो इनके पत्राचार के विभिन्न रूपों का जो प्रयोग किया जाता है। परंतु किसी कार्यालय से बाहर से आए हुए किसी पद्धति पर कार्रवाई करने से पूर्व एक से अधिक अधिकारियों तथा सहकारों के वस्तुनिष्ठ को समझने व संक्षेपण में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इन सब कार्यों को करने के लिए या फिर कराने के लिए फाइल आदि पर जो लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है उसे ही टिप्पणी कहा जाता है। तो यह टिप्पणी का डेफिनेशन हुआ, मतलब कि जो फाइलें होती हैं उस पर टिप्पणी किया जाता है कि उस पर कौन सी कार्रवाई करनी है, उस पर आप टिप्पणी कर, जैसे केशवानंद भारती का केस आ गया तो उस पर आप कौन कौन से जो जज हैं उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की, तो ये आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो यही टिप्पणी कहलाती है। तो सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में निपटाने हेतु, उसको निपटाना है तो उसके लिए हेतु सुझाव या निर्णय देने की जो परिणाम स्वरूप जो अभिव्यक्ति होती है वो फाइल पे लिखी जाती है, जो उसका फाइल है उस पर लिखी जाती है, और जो फाइलों पे लिखी जाती है उसे ही टिप्पणी कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री या फिर राष्ट्रपति जो टिप्पणियां लिखते हैं उन्हें मिनट्स कहा जाता है, ये आप याद रखोगे, उन्हें मिनट्स कहा जाता है, तो ये याद रखोगे, ठीक है। जो टिप्पणी को बनाते समय कुछ उद्देश्य को आपको ध्यान में रखना है कि सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से तथा संक्षेपण में अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना, और अगर किसी मामले में दृष्टांत अथवा विशिष्ट निर्णय उपलब्ध हो, जैसे पीछे के निर्णय उपलब्ध हो, तो उनकी ओर आपको संकेत जरूर करना है कि फलना जो निर्णय है वो इस तारीख को आया था और इसका प्रतिवेदन जो है वो यहाँ पे लगाया गया है या इसका फोटोकॉपी लगाया गया है। वांछनीय विषय अथवा पत्र व्यवहार पर अपने विचारों को स्पष्ट करना, जो पत्र व्यवहार हुआ है उस विषय पर अपना जो विचार है उसको आपको स्पष्ट जरूर करना है। यह स्पष्ट करने की जो अवधि के अंतिम निर्वहन के लिए यह जो कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है, इससे अधिकारी को निर्णय करने में सहायता मिलती है। जब कोई उसके पास कोई इश्यू आता है, जैसे आप उच्च न्यायालय का ही ले लें, मतलब कोई जज का ही ले लें, न्यायाधीश का ही ले लें, तो उसको जो प्रीवियस जो उनके निर्णय होते हैं, प्रीवियस जो जजों के निर्णय होते हैं उनको देखकर यदि उन्हें निर्णय करने में काफ़ी आसानी होती है, तो इस कारण से उनकी जो टिप्पणियां होती हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो यही टिप्पणी कहलाती है। आकार एवं संरचना की दृष्टि से जो टिप्पणी है उसके 3 प्रकार होते हैं, आप इसे याद रखना। प्रशासनिक टिप्पणी या फिर नियमित टिप्पणी इसको कहा जाता है। उसके बाद स्वतः पूर्ण टिप्पणी जो कि अधिकारी स्तर पर और सहायक स्तर पर होता है। उसके बाद आवती पर आधारित टिप्पणी जो कि सहायक स्तर पर लिखी जाती है, यह आप याद रखोगे। तो टिप्पणियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो सबसे पहले जो नियमित टिप्पणी होती है, सबसे पहले जो होती है वो नियमित टिप्पणी होती है। तो नियमित टिप्पणी का प्रयोजन क्या होता है? तो जब कोई आवती कार्यालय में आती है, जब कोई आवती जो है वो कार्यालय में आती है, तब उस पर शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से, शीघ्र कार्रवाई, जल्दी से कार्रवाई करने के उद्देश्य से जो अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, जो आदेश या निर्देश देते हैं, उसे ही नियमित टिप्पणी कहा जाता है, ठीक है, उसे ही नियमित टिप्पणी कहा जाता है। यह जो टिप्पणी है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह टिप्पणी जो अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है, आपको MCQ के लिए याद रखना है किसके स्तर पर? तो अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है, ठीक है। अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए यह लिखी जाती है। किन मामलों में लिखे जाते हैं? तो नियमित टिप्पणी सामान्यतः जो होते हैं वो प्रशासनिक, वित्तीय आदि मामलों से संबंधित होती है। जो सामान्य टिप्पणी जो होते हैं वो अधिकांश तौर पर हाशिए के अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। इसका उद्देश्य मामले को निपटाने से संबंधित आदेश या निर्देश देना होता है। हाशिए में लिखी जाने वाली उन्हें जो हाशिया टिप्पणी कहा जाता है। तो ये जो नियमित टिप्पणी है इसका डेफिनेशन हुआ। ये यहाँ से कई चीज़ें हमको नहीं पूछी जा सकती है, या आप इसे याद रख लो। बाकी हम MCQ देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ से होगी। तो टिप्पणी में जो आपको याद रखना है कि ये जो अधिकारी स्तर पर लिखी जाती है, जो किसके द्वारा और किन मामलों में लिखी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। आवती पर जो आधारित टिप्पणियां होती हैं ये सहायक स्तर पर लिखी जाती है। सहायक स्तर पर लिखी जाती है। प्रमुख उद्देश्य इसका होता है कि अधिकारी के समक्ष
आवती के विवरण को संगत नियमों के उल्लेख के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है, जिससे अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा हो। तो आवती पर आधारित टिप्पणी का यही अर्थ होता है कि इसमें जो आपके पास जो प्रतिरूपण आए या फिर लेटर आए, कोई भी जो नोट आए, तो उसको संगत विषयों के उल्लेख के साथ संक्षेप प्रस्तुत करना ही जो जिसके अधिकारी का जो निर्णय लेने में आपको सुविधा हो, तो यही कहलाता है आवती आधारित पर ये टिप्पणियां। इसका प्रयोजन क्या होता है? तो इस प्रकार की टिप्पणियों में सहायक नोट शीट पर अधिकारी की आवती का क्रमांक एवं पत्राचार खंड और पृष्ठ लिखकर बताया जाता है कि प्रेषक ने क्या मांग की है, उसके मांग का क्या कारण है, उसके संबंध में नियमों का क्या स्थिति है तथा कार्यालय में कार्य की स्थिति को देखते हुए उस मांग का औचित्य कितना है। तो ये जो होता है, ये जो आवती आधारित टिप्पणियां होती है, उसका प्रयोजन ये हो सकता है। अंत में जो टिप्पणीकार होता है वह अपना सुझाव भी दे देता है। यदि उसे अधिकारी के अनुमोदन का पूरा विश्वास हो तो उसके उत्तर का मसौदा भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं या कर देता है। तो आवती आधारित जो टिप्पणी होती है वो सरकार जो सहायक स्तर की टिप्पणियां होती है, ठीक है। और इसका जो जारी किस लिए किया जाता है, तो कि जिससे अधिकारी को निर्णय लेने में, आपके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको निर्णय में लेने में सहायता मिले। एमसीक्यू के लिए आप याद रखें कि संक्षिप्त में टिप्पणी के 5 चरण होते हैं। आवती का विषय, कारण, नियम, कार्यालय में कार्य करने की स्थिति और उसके बाद इस पे आप क्या सुझाव देते हैं। सबसे पहले आप पे कोई विषय आता है तो उसका विषय क्या है, कोई लेटर आता है तो उसका विषय क्या है, उस विषय के संदर्भ में ये इसका कारण क्या है, उस विषय होने का उसका कारण क्या है, ये याद रखें। उसके बाद आपको होना चाहिए टिप्पणी लिखने से पहले कि उसका नियम क्या है। जो कोई रूल आता है, जैसे कोई लेटर आ गया, कुछ चीज़ की जानकारी मांगी जा रही है सरकारी क्षेत्रों से, तो सबसे पहले तो उस विषय के बारे में आपको जानकारी हो, और ये दूसरा हो कि उसका कारण क्यों मांगा जा रहा है, उसका कारण हो। दूसरा कि इस संदर्भ में नियम क्या हो, यह जानकारी होनी चाहिए। कार्यालय में कार्य करने की इसकी स्थिति क्या होती है, यह जाननी चाहिए। उसके बाद आपका जो सुझाव है वो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो आवती पे आधारित जो टिप्पणियां होती है, इसमें जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें सहायक अधिकारी को टिप्पणी प्रस्तुत करता है, ठीक है। जो आवती की कार्रवाई हेतु सहायक अधिकारियों को टिप्पणी प्रस्तुत करता है, वह इस संदर्भ में नियमों का उल्लेख करता है और सुझाव भी देता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है। अधिकारी को अपने जो विवेकानुसार उसमें संशोधन करना, अपना अनुमोदन देना होता है। ये जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, जो नीचे के अधिकारी होते हैं, वो अपने बड़े अधिकारी को दे देते हैं और उसमें वो नियम में बदलाव भी कर सकता है। किन मामलों में ये जो आवती की टिप्पणी होती है वो की जाती है, तो इसका प्रयोग अल्पकालिक मामला, नेमी मामला, पत्राचार मामला में कार्रवाई, समस्या सुलझाना वाले मामला और नीति और नियोजन मामला में भी ये चीज़ें की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें किन मामलों में होती है, किसके द्वारा की जाती है और इसका कारण क्या होता है। इसकी भाषा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो टिप्पणियाँ संक्षिप्त और विषय संगत होनी चाहिए। टिप्पणियाँ व्यवहारिक भाषा में लिखी जानी चाहिए, ये आपको याद रखना है। टिप्पणीकार को शिष्ट व संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी एमसीक्यू से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये जो आपको एक मतलब कि जो पत्राचार होता है, जो टिप्पणियाँ होती है, उसका एक उदाहरण दिया गया है कि देखिए किस तरह से टिप्पणी लिखी जाती है, ठीक है। तो ये एक टिप्पणी है, उसका सेकंड उदाहरण आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो, तो देख सकते हो कि कैसे टिप्पणियाँ लिखी जाती है। उसके बाद आती है स्वतः पूर्ण टिप्पणी। स्वतः पूर्ण टिप्पणी जो होता है, यह किसी आवती पर आधारित न होकर किसी समस्या के समाधान तथा किसी आवश्यक विशेष को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। जो आवती आधारित टिप्पणी होती है, एमसीक्यू के लिए याद रखें, यह किसी समस्या पर आधारित नहीं होती है, ये किसी समस्या को समाधान तथा उसके आवश्यक जो विशेष होता है, विषय होता है, उसको पूरा करने के लिए जो स्वतः पूर्ण जो टिप्पणी होती है ये लिखा जाता है। इस पाठ में हम टिप्पणी के प्रयोजन, प्रारूप, विभिन्न स्थितियों के साथ साथ अभिव्यक्तियों, शब्दावली और प्रारूप लेखन के अभ्यास आदि पर चर्चा करेंगे। जो प्रयोजन इसका होता है, उद्देश्य जो होता है स्वतः पूर्ण टिप्पणी का यही होता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो ये प्रयोजन, प्रारूप, जो अभिव्यक्तियां हैं, शब्दावली हैं, प्रारूप लेखन है, इन सब होता है। उसके बाद इसका प्रयोजन क्या होता है, तो किसी भी कार्यालय में उत्पन्न समस्याओं का समाधान हेतु, ठीक है, समस्याओं का समाधान के लिए इसका प्रयोजन ये होता है, ये आप याद रखोगे।
उसके बाद किसके द्वारा, तो यह टिप्पणी आधिकारिक स्तर पर लिखी जाती है तथा सहायक स्तर पर भी यह टिप्पणी लिखी जाती है। तो यह आप याद रखोगे। किन मामलों में लिखी जाती है, तो अतिरिक्त स्टाफ की मांग के लिए, एवजी की मांग के लिए, लेखन सामग्री की मांग के लिए, बैठक तथा संगोष्ठी के आयोजन के लिए, बैठकों के संगोष्ठी के आयोजन के लिए, बजट मांगने हेतु, तो इन सब में की जाती है। जो भाषा हो, भाषा इसकी क्या होती है, तो टिप्पणी संक्षिप्त और सुसंगत होनी चाहिए, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये आपको पहले भी बताया गया है, तो भाषा स्पष्ट ही होनी चाहिए। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, नमूना है कि कार्य का सुझाव देने के लिए किस तरह से आप आवृत्ति आधारित टिप्पणी लिख सकते हो। ये एक दूसरा उदाहरण है, तो आप इसे देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रारूपण है, जिसका अर्थ होता है ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो प्रारूपण को देख लीजिए। तो प्रारूपण का तात्पर्य है कि किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार कर, अर्थात किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा तैयार किया जाता है, अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है, उसे ही प्रारूपण कहा जाता है। मतलब कि आप जब एक पत्र आपको प्राप्त होता है, आप उसको जो उसका जवाब आप देना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक प्रारूप पहले तैयार करते हो कि हम कैसे जवाब देंगे। एक प्रारूप आप तैयार करते हो, उसके बाद आप उसका जवाब देते हो, जिससे जो त्रुटियां होती है वो आप में कम होती है, त्रुटियां ना होने की संभावना ना के बराबर होती है। वह लिखित आदेश जिसमें किसी कर्मी, पदाधिकारी, व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा ऐसे गलत या सही कार्य निष्पादित हो जाते हैं जिससे संबंधित जुड़ाव कार्यालय, संस्था एवं सरकार से हो तथा उसका प्रभाव किसी पर बुरा पड़ रहा हो, तो वैसी स्थिति में कार्यालय द्वारा आलेख तैयार कर संबंध व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था से जानने की लिखित इच्छा ही प्रारूपण कहलाती है। ठीक है, तो प्रारूप किसी गलती से बचने के लिए प्रारूपण तैयार किया जाता है कि उससे पहले हम इसका प्रारूप तैयार कर लें, उसके बाद ही इसका मेन रूप तैयार करेंगे। जैसे कोई कलाकार है तो उसे कोई कला बनानी है, जैसे उसे एक चिड़िया का चित्र बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो अपने माइंड में उसका प्रारूप बनाएगा कि एक चिड़िया का चित्र कैसा होता है, उसके बाद ही चित्र बनाएगा। तो उसी तरह से ये ड्राफ्टिंग होती है। जो कार्यालय में पत्र का जो माध्यम होता है, जो कार्रवाई का जो माध्यम होता है, वो पत्राचार ही होता है, तो इसीलिए पत्र इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रारूपण भी इंपॉर्टेंट होता है कार्यालय के लिए, जिससे जो त्रुटियां हैं वो कम हो। ठीक है, जो प्रारूपण की विशेषता होती है कि प्रारूपण तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे त्रुटियां कम होगी। प्रारूपण में जो पूर्ण एवं पूर्णतः विषय पर आधारित होनी चाहिए, जो विषय है उसी पर आधारित होनी चाहिए, ना कि फालतू की चीजें इसमें ऐड की जानी चाहिए। प्रारूपण तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाए और संदर्भ रहित बातों से बता जाए। ऐसी बातों को ऐड ना करें जो इस संदर्भ से रिलेटेड ना हो, मतलब फालतू बातों को ऐड नहीं करना चाहिए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो उस समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। जब भी आप उत्तर लिखें तो उसमें वो समुचित होना चाहिए, उससे रिलेटेड होने चाहिए और वो टू द पॉइंट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। शुद्धता तथा तथ्यात्मकता सरकारी काम में अनिवार्य है। तथ्य इसमें होने चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूपण की भाषा पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए और शिष्ट, सरल एवं सहज होनी चाहिए। तो ये प्रारूपण की विशेषताएं होती है। आप एक उदाहरण से देख सकते हो कि प्रारूपण कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो पत्रांक है, जो पत्र का अंक है, वो होता है प्रेषक होता है यहाँ पे, उसका नाम, पता, शिष्टता, सेवा में, उसके बाद अनुभाग होता है, उसके बाद विषय होता है, महोदय, उसके बाद जो यहाँ पे जो अभिवादन लिखा जाता है, उसके बाद लास्ट में आप इसका अनुच्छेद लिखते हो। तो ये प्रारूपण का एक ड्राफ्टिंग हो गया, मतलब एक ड्राफ्टिंग है समझो आप। जो पत्र लिखने से पहले आप जो उसकी ड्राफ्ट तैयार करते हो उसे ही प्रारूपण कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन का सीधा सा अर्थ है रिपोर्ट, आप इससे समझ सकते हो। तो प्रतिवेदन का अर्थ होता है कि किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिस अधिकारी या सभा आदि के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। यह कहाँ लिखा गया है, तो बृहत हिंदी कोश के अनुसार यह परिभाषा है। ठीक है, जो प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ वही डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी प्रकरण, घटना या स्थिति का विशेष ही क्रमिक जानकारी प्रस्तुत करना। आप जानते हैं कि देश विदेश में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में विस्तृत जानने के लिए हम सभी उत्सुक होते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्यों की जांच पड़ताल करनी होती है, अर्थात मामले की बारीकी से खोजबीन करना होता है, जिसमें सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियां जो होती है वो मिलकर इसमें तथ्यों की जानकारी करती हैं। तो उस तथ्यों को जानकारी के बाद
जो प्रतिवेदन करती है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसे ही प्रतिवेदन कहा जाता है। तो ये प्रतिवेदन होता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रतिवेदक कहा जाता है। तो प्रतिवेदन का सीधा सा अर्थ है कि ये एक जो जांचबीन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करे, जैसे कोई समिति बनाई गई, जैसे काका कालेकर समिति बनाई गई, नरसिम्हन समिति बनाई गई, तो इन्होंने जांच पड़ताल की, उस जो विषय है उसके बारे में जानकारी ली, उसके बाद आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वही रिपोर्ट कहलाता है। तो प्रतिवेदन की कई सारी विशेषताएं होती है, जैसे प्रतिवेदन जो है वो तथ्यात्मक होने चाहिए। ठीक है, प्रतिवेदन जो होता है उसमें सिर्फ तथ्य होते हैं, तो यह तथ्यात्मक होने चाहिए। एमसीक्यू के लिए आप याद रखोगे। तथ्यों का प्रमाणीकरण होना जरूरी होता है। इसमें आप तथ्य लिखें तो उसका प्रमाणीकरण भी आवश्यक होता है देना। कोई भी प्रतिवेदन एक कानूनी या वैधानिक दस्तावेज का रूप ले सकता है। कोई भी प्रतिवेदन आप लेते हो, जैसे नरसिम्हन रिपोर्ट भेजी आपने, नरसिम्हन रिपोर्ट जैसे भेजी गई, तो वो एक जो यदि उसे सरकार मान लेती है तो वो एक सरकारी दस्तावेज भी तो बन सकता है। तो इसके आधार पर जो अनेक सर्वोपरि जनहित के फैसले भी लिए जा सकते हैं, जैसे काका कालेकर समिति हुई, जैसे उस पर आरक्षण की व्यवस्था की गई ओबीसी के लिए। तो कई सारी चीजें हैं, इसीलिए प्रतिवेदन का थोड़ा सा भी भाग गलत नहीं होना चाहिए। तथ्यहीन, भ्रामक, अप्रमाणिक, ये सब नहीं होने चाहिए। वो एक तथ्यात्मक होने चाहिए और प्रमाणिक होने चाहिए। ठीक है, निर्णयात्मक भी इसकी क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की, जो प्रतिवेदन में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विसंगतिहीनता और विरोधाभासी जो हीनता होती है, इसके गुणों से इसमें बचना चाहिए। विषय निष्ठता का गुण इसमें होना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त, सुगठित और उपयोगी होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए और जो फॉर्मेट होना चाहिए उसी में होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। प्रतिवेदन में शीर्षक होता है, तो इसीलिए शीर्षक पे आप विशेष रूप से ध्यान देना होगा। प्रतिवेदन अनुच्छेद का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पर जो बंटवारा करें, जब आप प्रतिवेदन लिखते हो तो अनुच्छेदों का जब आप बंटवारा करें, मतलब पैराग्राफ का जब आप बंटवारा करें, तो उसमें तथ्यों पे आप विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत होती है। एक उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो कि ये प्रतिवेदन लिखा जा रहा है, तो ये एक प्रतिवेदन है जो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का प्रतिवेदन है। इसको आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने कई सारी चीजें, प्रतिवेदन, संक्षेपण, प्रशासनिक पत्राचार, इन सभी चीजों को हमने देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो कई सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, उन सब प्लेलिस्टों को आप चेक कर लोगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये वीडियो था प्रयोजन मूलक हिंदी। इससे पहले कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। उन सबको देखने के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 में आप जाओगे। ये जो एक प्लेलिस्ट है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी और नेक्स्ट वीडियो के लिंक दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।